नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप भी एक सामान्य वर्ग से हैं और आप भी किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के किसी भी सदस्य की ज़मीन को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको किन किन सावधानियों को बरतना होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों की ज़मीन को खरीदने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से डीएम से आदेश ले लें, लेकिन डीएम का आदेश ही पर्याप्त नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जिसमें डीएम के आदेश होने के बावजूद भी यदि किसी सामान्य वर्ग ने किसी एससी या एसटी वर्ग के लोग की ज़मीन को खरीद लिया है तो भविष्य में उनके साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले तो उनके ऊपर शोषण का एक आरोप लगता है, जिसके अंतर्गत मुकदमा फाइल कर दिया जाता है। अब SC एक्ट 1989 के अंतर्गत जब FIR हो जाता है तो उसमें बहुत ही मुश्किल से जमानत मिलती है। इसमें भी सज़ा बहुत ही ज़्यादा होती है, 7 से 10 साल मैक्सिमम होती है। तो यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है, यदि आप भी किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के वर्ग की ज़मीन को खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो यह आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हमें अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की ज़मीन को खरीदते समय किन किन सावधानियों को देखना चाहिए, कौन कौन सी वह सावधानियां हैं जिसको बरतने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी यदि हम सामान्य वर्ग से हैं और हम किसी भी SC या फिर ST वर्ग के लोगों की ज़मीन को खरीदते हैं। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो क्या है, डीएम का आदेश। डीएम का आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन डीएम के आदेश को लेने का भी तरीका सही होना चाहिए। यदि आप डीएम के आदेश को सही तरीके से लेते हैं तो आपको ज़मीन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डीएम के ऑफिस में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति के साथ भी उपस्थित हो सकते हैं जिसकी आप ज़मीन खरीद रहे हैं। दूसरी सावधानी क्या है कि वाद संख्या। देखिए, आप जब भी डीएम से परमिशन लेने के लिए जाते हैं, उनके कार्यालय में जब भी आवेदन करते हैं तो आपको एक आदेश की कॉपी मिलती है और इस आदेश की कॉपी में एक 14 डिजिट या फिर 16 डिजिट का एक वाद संख्या आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। उस वाद संख्या को आप संभाल कर रखे रहिए। यदि आपने वो ज़मीन परचेज कर ली है, भविष्य में आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस वाद संख्या के आधार पर खुद की रक्षा कर सकते हैं और अपनी उस ज़मीन को बचा सकते हैं। तीसरी सावधानी क्या है, शपथ पत्र। आप ऐसे पार्टी का जो कि SC ST वर्ग से आता है उसकी ज़मीन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप उससे एक शपथ पत्र जरूर नोटरी करवा लें अपने वकील के माध्यम से, जिसमें लिख करके देगा कि भविष्य में हम किसी प्रकार से इस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा फाइल नहीं करेंगे, न ही किसी प्रकार से कोई शोषण का आरोप लगाएंगे, न ही किसी प्रकार से यह ज़मीन मैं प्रेशर में बेच रहा हूँ, न ही कोई जोर जबरदस्ती है, न ही कोई लालच है। तो इस तरीके से शपथ पत्र लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और यह शपथ पत्र आपको आपके ज़मीन को बचाने में, यदि उस पर मुकदमा फाइल होता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगला हम लोग देखते हैं परिवार की सहमति। यदि उस परिवार में 2-4 सदस्य हैं, 2-4 भाई हैं जो उसमें हिस्सेदार हैं, उस प्रॉपर्टी में वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो उसमें सभी सदस्यों की सहमति बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर वह सहमति नहीं देते हैं, एक सहमति नहीं देता है, 3 सहमति दे देते हैं, यदि 4 हिस्सेदार हैं तो भविष्य में वो जो नहीं सहमति देता है वह जाकर के मुकदमा फाइल कर सकता है, वो कैंसिलेशन के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है। तो आप याद रखिए कि चारों की सहमति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगला देखते हैं जो होता है NOC। देखिए, NOC और सहमति दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी NOC को एक रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने यह NOC लिखते हैं, यानी नो ऑब्जेक्शन, कि हम भविष्य में इस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मुकदमा फाइल नहीं करेंगे। यदि यह ज़मीन के साथ कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं होगा। उनके किसी भी परिवार के सदस्य इस ज़मीन पे अपना मालिकाना हक का दावा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी
अनुसूचित जाति या जनजाति के ज़मीन को खरीदना चाहते हैं तो आपको इन सावधानियों को बरतना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो आपको कोई दिक्कत भविष्य में नहीं आएगी। तो दोस्तों, यह था एक वीडियो कि अनुसूचित जाति के ज़मीन को खरीदने के लिए किस प्रकार की सावधानियों को बरतना ज़रूरी है। यदि कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।